नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंदर सवाई जय सिंह को ले रहे हैं। सवाई जय सिंह द्वितीय जो आमेर के शासक थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद यानी बिशन सिंह की मृत्यु के बाद ये आमेर के शासक बने थे। तो इनका मुग़लों के साथ कैसा क्या कुछ संबंध रहा, आमेर और जो जयपुर नगर की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो आमेर और जयपुर के अंदर इन्होंने किस तरह से स्थापत्य कला को या संगीत कला को या साहित्य कला को कैसे क्या कुछ बढ़ावा दिया, क्या कुछ इनकी उपलब्धियां रही, इन तरह की तमाम बातें हम इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले सवाई जय सिंह द्वितीय के जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 3 दिसंबर 1688 ईस्वी को हुआ था। कहा जाता है कि जब ये 7-8 वर्ष के थे तभी जय सिंह को औरंगजेब से मिलवाया गया और तब औरंगजेब ने इसमें प्रथम जय सिंह जो कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह के नाम से जाने जाते हैं, उनकी तुलना में इनमें वीरता और वाक्पटुता को विशेष मात्रा में पाया और इसी के मद्देनज़र इन्होंने इनका नाम है सवाई जय सिंह रख दिया था। अन्यथा इनका जो मूल नाम है वो विजय सिंह था और इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। तो जब औरंगजेब के द्वारा इनका नाम सवाई जय सिंह रख दिया गया तो ये कालांतर में सवाई जय सिंह के नाम से कहलाई और इनके छोटा भाई है वो विजय सिंह के नाम से पुकारा जाने लगा। 1698 ईस्वी में बिशन सिंह ने अपने 10 वर्षीय पुत्र सवाई जय सिंह को औरंगजेब की सेवा में दक्षिण में भारत भेजा। हालांकि वो इतने छोटे बच्चे को भेजना नहीं चाह रहे थे, बट औरंगजेब के दबाव के मद्देनज़र मात्र 10 वर्ष की आयु में ही जय सिंह को दक्षिणी भारत भेज दिया गया। अब 1700 ईस्वी के अंदर बिशन सिंह की मृत्यु हो जाती है तो मात्र 12 साल की आयु में जय सिंह है वो आमेर के शासक बनते हैं। औरंगजेब से आमेर का टिक्का मिलते समय सवाई जय सिंह को केवल 2000 जात व स्वार का मनसब दिया गया। जय सिंह ने राज्यारोहण के उपरांत लगभग 1.5 वर्ष तक आमेर में ही रहकर वहाँ की शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास किया और उसके उपरांत औरंगजेब के आदेशानुसार अक्टूबर 1701 ईस्वी में औरंगजेब की सेवा में ये बुरहानपुर यानी दक्षिणी भारत, बुरहानपुर जो कि आज मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पहुँच गए। अब दक्षिण में जो इनके द्वारा कार्य किए जा रहे थे या मुग़ल व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही थी, उनके मद्देनज़र इनको मालवा की नायब सूबेदारी प्रदान की गई। खेलना अभियान के बाद सवाई जय सिंह को मालवा का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। जय सिंह ने सफलतापूर्वक मालवा प्रांत की शासन व्यवस्था को चलाया। उन्होंने अपनी प्रशासनिक तथा सैनिक योग्यता का परिचय देकर मुग़ल व्यवस्था में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने मराठों को पराजित करने और उनसे संपर्क बढ़ाने का अवसर है वो भी इनको दक्षिणी भारत में रहते हुए या मालवा की नायब सूबेदारी के दौरान इनको हुआ। अब अगली हेडिंग लेते हैं जाटों का दमन। जो भरतपुर मथुरा का ये जो इलाका है जिसके अंदर धीरे धीरे जाट ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे थे, यानी उत्तर में दिल्ली और आगरा के बीच यमुना के दक्षिणी प्रदेश के अंदर जाट है वो सर्वशक्तिमान बनते जा रहे थे। चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों का उपद्रव बढ़ता जा रहा था। उस समय के दिल्ली के बादशाह फर्रुख सिंह ने जय सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो जाटों का दमन करें। इनको मालवा से बुला लिया गया तो जय सिंह ने शाही सेना के साथ चूड़ामन जाट के विरुद्ध प्रस्थान किया। वह उसका निरंतर पीछा किया और थून के किले में उनको घेर लिया। अंत में चूड़ामन को संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। तो इस तरह से जाटों का एक बार दमन कर दिया गया, लेकिन धीरे धीरे पुनः जाट है वो शक्तिशाली बनने लगे। और चूड़ामन का जो भतीजे हैं बदन सिंह, और उसके समय में धीरे धीरे जाट वापस शक्तिशाली हुए। तो फिर 1752 ईस्वी के अंदर सम्राट मोहम्मद शाह ने जय सिंह को पुनः जाटों का दमन करने का काम सौंपा। जय सिंह ने चूड़ामन के भतीजे जो कि जाटों का एक तरह से नेता था बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर और उनके अन्य नेता मोकल सिंह वन्य का जो दमन जारी रखा। बदन सिंह को जाटों का नेता मान लिया गया और बादशाह के द्वारा उसे राजा की पदवी दी गई। मोहम्मद शाह ने जय सिंह की उपलब्धियों से प्रसन्न होकर उसे राजराजेश्वर श्री राजधिराज सवाई की उपाधि से भी सम्मानित किया। इस तरह से धीरे धीरे
जय सिंह है वो मुग़ल दरबार के अंदर या मुग़ल व्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाते जा रहे थे। इसके बाद है उत्तराधिकारी संघर्ष जो होता है, उस संघर्ष में जय सिंह की कैसी क्या कुछ भूमिका रही है। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में जब उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, तो उस उत्तराधिकार के संघर्ष में इन्होंने, चूँकि दक्षिणी भारत में थे और उस समय दक्षिणी भारत में आजम था जो कि औरंगजेब का दूसरा पुत्र था, तो इनको आजम के पक्ष में विवश होकर आजम का साथ देना पड़ा। और उनके जो बहादुर शाह के बड़े पुत्र थे, औरंगजेब के बड़े पुत्र थे मुअज़्ज़म, तो आजम और मुअज़्ज़म के बीच में 1707 ईस्वी के अंदर जाजवा के मैदान में एक युद्ध लड़ा गया, यानी उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, जिसमें आजम पराजित हुआ और मुअज़्ज़म है वो शासक बना, यानी बादशाह बना। तो चूंकि इस युद्ध में जय सिंह ने आजम का साथ दिया था, इसलिए जब मुअज़्ज़म शासक बने बहादुर शाह के नाम से, तो उन्होंने सवाई जय सिंह को दंडित करने की दृष्टि से इनके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। और अब जय सिंह है केवल एक मनसबदार मात्र बनकर ही रह गए थे। मेवाड़, मारवाड़ और आमेर का संयुक्त मोर्चा हमारी अगली हेडिंग है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब जय सिंह को सत्ता से च्युत कर दिया गया, इधर मारवाड़ के अजीत सिंह को भी सत्ता से हटा दिया गया था, तो आमेर के जय सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह ने बहादुर शाह से अपना राज्य प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किए, परंतु बहादुर शाह की तरफ से उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा था। तो ये कुछ समय यानी मंडलेश्वर तक, तो जब वो दक्षिण भारत जा रहा था बहादुर शाह उसके साथ गए, और फिर ये अचानक दोनों है मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय से मिलने उदयपुर चले गए। वहाँ पर इन तीनों राजपूत राजाओं ने मुगलों से टक्कर लेने का निश्चय किया और तीनों की संयुक्त सेनाएं पहले जोधपुर पहुंची और अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाया। इसके उपरांत आमेर की गद्दी पर जय सिंह को पुनः बिठाया गया। इस अवसर पर आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह वो जय सिंह के साथ इस शर्त पर कर दिया कि चंद्र कुमारी से पैदा होने वाला पुत्र आमेर राज्य का अधिकारी होगा। जय सिंह ने यह शर्त मानकर भावी गृह युद्ध तथा राजपुताने पर मराठों के प्रभाव का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इन सारे प्रभावों से गृह युद्ध के बीज है वो जयपुर राज्य के अंदर हमें आगे दिखाई देते हैं। खैर, जब इनकी शक्ति बढ़ने लगी तो शासक के द्वारा इनके साथ एक तरह से समझौता भी कर लिया गया और 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु होगी तो जहांगीर शाह और उसके बाद में फर्रुख शेर मुगल सम्राट बने। तो फर्रुख शेर ने जय सिंह के महत्व के मद्देनज़र इनके मनसब को पुनः बढ़ाया, यानी पुराना मनसब 7000 का प्रदान कर दिया और मालवा का सूबेदार इनको नियुक्त कर दिया गया। जय सिंह ने मालवा में मराठों के मार्गों की सख्त नाकेबंदी की और उनके नेता कान्होजी भोंसले को नर्मदा पार खदेड़ने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। ये इनकी मालवा की पहली सूबेदारी थी। अब हम बात कर लेते हैं मालवा की दूसरी बार इनको सूबेदारी मिलती है। तो मालवा की बिगड़ती हुई स्थिति के मद्देनज़र अक्टूबर 1729 के अंदर सम्राट मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को दूसरी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जय सिंह मालवा की विषम स्थिति से परिचित थे, चूँकि इससे पूर्व वहाँ के नायब सूबेदार और सूबेदार भी रह चुके थे। वह इस समस्या को सैनिक शक्ति के द्वारा हल नहीं करने के पक्ष में थे। उन्होंने मौजूदा स्थिति में मराठों व मुगल सरकार के बीच एक ऐसे समझौते का प्रयास किया जो मराठा आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ साथ मुगल सम्राट के सार्वभौमिक अधिकार की रक्षा भी कर सके। जय सिंह ने मराठों को मालवा और गुजरात की चौथ के बदले में क्रमशः 11 लाख और 15 लाख रुपए वार्षिक देने का प्रस्ताव रखा। जय सिंह और मराठों के बीच समझौते की बात लगभग अंतिम दौर में थी कि मुगल दरबार के अंदर कुछ षड्यंत्रकारी जो जय सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहते थे, जैसे कमरुद्दीन खां हैं, सादत खां हैं, निजाम उल मुल्क है, इन स्वार्थी सरदारों ने बादशाह के कान भरकर इस समझौते को रद्द करवा दिया और उन्हीं के षड्यंत्रों के परिणाम स्वरूप 1730 ईस्वी को जय सिंह को मालवा से वापस बुला लिया गया और उनके स्थान पर मोहम्मद बंगश को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया।
अब मालवा की तीसरी बार इनको सूबेदारी मिलती है। मालवा के सूबेदार मोहम्मद बंगस को बना तो दिया, लेकिन मोहम्मद बंगस मराठों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने या मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने में पूर्ण रूप से असफल रहे। तो इसके परिणाम स्वरूप 1732 ईस्वी में एक बार फिर यानी तीसरी बार सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। जय सिंह मेवाड़ से सैनिक सहायता लेकर के मराठों को रोकने का प्रयास करने की सोच ही रहे थे। किसी बीच मराठे वो गुजरात के रास्ते से मालवा में प्रवेश कर गए और जय सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। अब जय सिंह के पास संधि करने के अलावा और कोई चारा नहीं था और इस संधि के परिणाम स्वरूप उसने मराठों को 6 लाख रुपए नगद दिए तथा मालवा के 28 परगनों की वसूली देना भी स्वीकार कर लिया। इस तरह से जय सिंह मालवा और गुजरात में मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव को एक तरह से रोक पाने में ज़्यादा सफल नहीं रहे। तो इस वीडियो में हमने जय सिंह के शासक बनने और मुग़ल दरबार में रहने और उसके उपरांत मालवा और दक्षिण भारत में उसके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। थैंक यू।